नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से आतंकवादियों ने वहां पर मौजूद 2 अध्यापकों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनका धर्म पूछने के बाद। इसके बाद ही अभी दिल्ली से भी एक बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है जो कि पाकिस्तान से है। और अब इसी के साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली में उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है। इसी के चलते अभी एक के बाद एक आतंकवादी भी मारा जा रहा है जम्मू कश्मीर में। साथ ही आपको बता दें कि बासिर अहमद खान के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है, जिसमें पता लगा है कि वो जो बंदूक लाइसेंस होता है अवैध तरीके से और रैकेट चला रहे थे और बंदूकों का लाइसेंस बनवा रहे थे उन लोगों का जो कि कश्मीर में पथराव करते थे। पवन त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ है। सर, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर जो ये सामने आ रहा है जम्मू कश्मीर से? देखिए, जो ये कार्रवाई अब शुरू हुई है, जो आपने नाम लिया अभी बशीर अहमद खान, ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और ये उपराज्यपाल के कश्मीर के सलाहकार थे। अभी फ़िलहाल इनको हटाया गया है क्योंकि गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट मिली थी कि ये कुछ गलत एक्टिविटी में लिप्त हैं। और ये सब कार्रवाई मोदी सरकार के आने के बाद हुई है। मोदी सरकार जब 2014 में आई तो इन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये तय किया कि देश में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए जितनी भी एजेंसियां देश की हैं उनको एक ही काम में लगाया गया कि आप सीमा पार से जो आतंकवाद हो रहा है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लें। और उसके लिए आपको बताऊं, उनको पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्री हैंड दिया गया। 14 के पहले आप देखते होंगे कि कभी भी आतंकवादियों पर जब कड़ी कार्रवाई हुई, घाटी में घर घर में तलाशी अभियान होता था, मानव अधिकार संगठन खड़े हो जाते थे, दिल्ली में हल्ला होने लगता था, धरने प्रदर्शन जेएनयू में होने लगते थे कि साहब सेना जो है घरों में महिलाओं का रेप कर रही है। यानी सेना को बदनाम करके प्रेशराइज करते थे, कार्रवाइयां रुक जाती थी। अब मोदी जी आए, उसके बाद से तय हो गया कि सेना को खुली छुट्टी है कि वो जब चाहे जैसा चाहे एक्शन आतंक के खिलाफ ले सकती है। केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। इसके रिजल्ट ये हुए कि सीमा पार से यदि कोई आतंकवादी ने एंटर किया तो जो सेना के अधिकारी हैं और एनआईए के, वो कहते हैं कि आज की डेट में आतंकवादी की जो उम्र है वो पैदा होने से यानी एंट्री की और उसके एंटर होने से मैक्सिमम 6 महीने है। उसको मार गिराया जाता है, वो कहीं भी हो खोज लिया जाता है। और इस नीति के तहत आपको बताऊं, अभी तक पिछले केवल 1 साल के अंदर के अगर आंकड़े बताऊं मैं, तो 300 से अधिक खूंखार आतंकवादी मार गिराए गए हैं जो सीमा पार से आए। अब लेकिन क्या हुआ कि सीमा पार से आतंकवादियों में दहशत है। बालाकोट हुआ, उसके बाद जो उनके ठिकाने हैं उस पर तो बिल्कुल एक तरह से वो दहशत में आ गए कि भाई भारत में जाना माने मौत को दावत देना, कुछ ही घंटों में मार गिराए जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कमी आई, इक्का दुक्का कोई आता है। लेकिन इसके बाद ये जो घटना हुई है अभी हाल की कि एक गोलगप्पे वाले दलित को मारा गया हिंदू होने के कारण, 2 टीचर को मारा गया क्योंकि वो भी गैर मुस्लिम थे। बाकायदा 15-20 टीचरों में आईडी चेक की गई और मुसलमानों को ये कहा गया टीचरों को आप जाइए, उनको मार दिया जो हिंदू थे। ये जो किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा मोदी सरकार ने जो कश्मीरी पंडित जिन्हों को 1990 में कश्मीरी लोगों ने मार भगाया था, उन्होंने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए घर बार छोड़ दिए थे। देश के अलग अलग हिस्सों में, वो दिल्ली में देश की राजधानी है, यहाँ भी टेंटों में रह रहे हैं। उनका पुनर्वास करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रयास शुरू किए, धारा 370 हटाई। उसके बाद उपराज्यपाल जी ने, वहाँ के मनोज सिन्हा जी ने यह आदेश पारित कर दिया कि जिनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जे कश्मीरियों ने किए हुए हैं वो वापस दिलाए जाएंगे। 600 से ज़्यादा श्रीनगर के अंदर इस तरह के केस थे जिनको ज़मीन, मकान, दुकान गवर्नमेंट ने वापस दिलाया। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई घर छोड़ के गया है, विस्थापित हुआ है कश्मीर से, उसको पुनर्वास किया जा रहा है। इसी से कश्मीर के जो लोकल लीडर हैं वो बौखलाए हैं। पहले क्या होता है, आतंकवादी जो कश्मीर में पाकिस्तानी कश्मीर आतंकवादी हैं वो तो चाहते ही हैं, लेकिन वो चाहने के बावजूद भी भारत में कुछ भी कर नहीं पा रहे क्योंकि वो अंदर आए और मारे गए। उनकी पहचान है कि वो सीमा पार से आ रहे हैं, बॉर्डर पे हमारी बीएसएफ और हमारी सेना चुक चुक कर उनको मार देती है। लेकिन जो घरों में बैठे हैं, जो कश्मीर के ही बच्चे हैं, जो कश्मीर के ही युवा हैं, उन्होंने गोली मारी
और वो घर में घुस गए, उनको कैसे पहचानेंगे? इसी को हाइब्रिड आतंकवाद कहा है, ये नया नाम आया है। हाइब्रिड आतंकवाद वो है कि जो कश्मीर के जो लड़के हैं जिनको ये मासूम बच्चे बताते थे वो अभी तक पत्थर चलाते थे, और पत्थर चलाते थे वो पाकिस्तान के पैसों से, उस पर भी सरकार ने नियंत्रण लगा दिया। हवाला के जरिए जो पाकिस्तान से पैसा आ रहा था, एनजीओ के नाम पे जो पैसा आ रहा था, जो राजनीतिक पार्टियां चंदा ले रही थी पाकिस्तान से, उस पर पूरी तरह सरकार ने शिकंजा कस दिया। और जो हमारे नोटबंदी की थी मोदी जी ने, उसके बाद से ये पत्थरबाजी रुक गई। अब कश्मीर के राजनीतिक दलों को ये लगा कि ये जो पंडितों का पुनर्वास हो जाएगा या हिंदुओं का, जिसमें 26,000 परिवार हैं, इसके अलावा धारा 370 हटने के बाद आम जनता, आप और मैं भी अब वहाँ अपना व्यापार कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। इसके कारण से उनको लगा कि यहाँ तो हमारा राज ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि जब आम पब्लिक वहाँ रहेगी, आम भारतीय वहाँ जाकर बिजनेस करेगा, वो वहाँ का वोटर बन जाएगा, तब एकाधिकार जो अभी तक था कश्मीरी में मुसलमानों का, वो तो खत्म हो जाएगा। इस बौखलाहट में उन्होंने अब क्या किया है, वो वहाँ के युवकों को 10-10 हजार रुपए देकर हायर करते हैं। उनको कहते हैं बेरोजगार हो, खाली बैठे हो, हम तुमको 10 हजार देंगे, बस तुम्हें फला टीचर को मार के आना है। इस घटना में यही हुआ है कि पिस्तौल दी, गोलियां दी और 10 हजार रुपए देकर उनको कह दिया कि तुम फला आदमी को जान से मार आओ। गोलगप्पे वाला बेचारा बाहर बैठा है, गोली मारी और घर में घुस गए। अब आप समझिए केंद्रीय सुरक्षा बल हमारे, वो मुठभेड़ में तो एक्सपर्ट हैं। कोई भी आतंकवादी सामने से हो, कितना ही खूंखार हथियार उसके पास हो, उसको वो मार गिराने के लिए निपुण हैं। लेकिन एक आदमी गली से निकला और गली के कोने पे बैठे हुए किसी खोमचे वाले को, रेहड़ी वाले को गोली मारकर घर में घुस गया। पिस्तौल उसने कहीं फेंक दी। अब तो वो आम आदमी है, वो विद्यार्थी है, कैसे पहचानेंगे जब तक कि लोकल इंटेलिजेंस साथ नहीं देगी। अब लोकल इंटेलिजेंस में लोकल लोग हैं, लोकल सुरक्षा वाले हैं, पुलिस वाले, वो इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। दूसरी एक और बात ये आई कि यहाँ बड़े पैमाने पर हथियार मुसलमानों के पास तो हैं, कश्मीरी जो हैं, मैं इसको धर्म के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर बात कर रहा हूँ जो वो उपराज्यपाल के जो सलाहकार हैं बशीर अहमद खान, उनको क्यों हटाया गया। आप देखिए कि कश्मीरी पंडितों ने, जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था 1990, बहुत सारे लोगों ने अपनी एप्लीकेशनें लगाई कि हमको लाइसेंस दे दीजिए, आत्मरक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमें हथियार की जरूरत है। और क्योंकि टारगेट किए जाते थे, सेना के लोग टारगेट किए जाते थे, चुन चुन कर मार दिया जाता था, तो उन्होंने एप्लीकेशनें लगाई। एप्लीकेशन तो लगाई पंडितों ने, एप्लीकेशन लगाई सेना के अधिकारियों ने या पूर्व अधिकारियों ने कि हमारे को सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए। लेकिन ये जो बशीर अहमद खान जैसे लोग हैं, ऐसा इनके बारे में खुलासा हुआ 2017 में, मोदी सरकार 14 में आई, ये 17 में जांच शुरू हुई। उस समय ये जांच शुरू हुई कि ये पता लगा 3000 ऐसे लाइसेंस इनकी रिकमेंडेशन पर, जो उपराज्यपाल के सलाहकार थे ये बशीर अहमद खान, 3000 लाइसेंस इस तरह के दे दिए गए जो आतंकियों के सपोर्टर थे, आतंकवादी गतिविधि में जो लिप्त हैं उनके रिश्तेदार थे, मतलब अपराधियों को ही लाइसेंस बांट दिया। अब उसकी जांच जब मोदी सरकार आई शुरू हुई कि किन किन लोगों को लाइसेंस दिए गए, किन किन लोगों पे हथियार है, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और पता लगा कि 3000 लाइसेंस तो ऐसे दे दिए जो आतंकवादियों के ही रिश्तेदार या उनके सपोर्टर हैं। तो उसकी जांच तब उस समय के जो राज्यपाल थे उन्होंने, NN वोहरा ने, ये जांच सीबीआई को ट्रांसफर की थी। सीबीआई इस पे जांच में लगी हुई थी। अब उसका रिजल्ट जब ये आया कि इसमें तो उपराज्यपाल के सलाहकार तक भी हैं, सीनियर IAS अधिकारी है, इनकी रिकमेंडेशन पे हुआ है, ये तो एक खुलासा हुआ है 3000 का, हजारों इस तरह के लाइसेंस बांट दिए गए। तो ये एक पूरा नेक्सस चल रहा था जिसका सीबीआई ने खुलासा किया। और क्योंकि अभी तक केंद्र में बैठी हुई जो सरकार थी, कांग्रेस थी मोदी के पहले, वो कभी भी किसी जांच एजेंसी ने अगर कोई रिपोर्ट भेजी है दिल्ली, उस पर कार्रवाई करते ही नहीं थे। फाइल रख दी, नाम देखा, अच्छा बशीर अहमद खान, ओहो ये तो खान है, जैसा अभी महबूबा मुफ्ती बोल रही थी कि खान टाइटल के कारण उसको आर्यन पे कार्रवाई हो रही है। पहले उल्टा था कि खान टाइटल है तो कार्रवाई होती ही नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगी। कांग्रेस किसी भी ऐसी कार्रवाई को अंजाम नहीं देती थी कि जहां कोई मोमडन आ रहा है, वो लगता था कि रहने दो, देश का नुकसान हुए तो होए। और इसीलिए आपको याद होगा 1990 में कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए,
उन्होंने, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, सैकड़ों उनके पास आज की डेट में भी सबूत हैं कि उन्होंने उनको फैक्स भेजे, एप्लीकेशनें दी कि हमें बचाओ, हम टेंट में हैं, कम से कम हमें मकान दिलाओ, हमें नौकरी दिलाओ। कांग्रेस की सरकार ने कभी मदद नहीं करी। तो अब मोदी सरकार आई, पुनर्वास योजना शुरू हुई, उनको अपने कब्जाए हुए मकान दुकान वापस मिलने लगे। तो कश्मीर में जो ये पीडीपी है, ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, इनको लगा यार हमारी पार्टी के लोगों ने कब्जा कर रखा था, ये तो वापस देना पड़ेगा। तो इन लोगों के पेट में दर्द हुआ और इन लोगों ने, फिर ये लोकल लोगों ने मिलकर एक तरह से तय कर दिया कि कश्मीरी पंडित यहाँ बस ना जाएं किसी तरह, दहशत फैलाओ, टारगेट किलिंग करो। तो टारगेट किलिंग में यही है कि हिंदुओं में दहशत फैलाने के लिए इस तरह का काम कर दो। इसमें जो जिस तरह का ये काम शुरू हुआ है, इस पर अमित शाह जी ने तत्काल कार्रवाई की। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, उसमें आतंकी विरोधी जो दल है उसके जो हेड हैं उस विंग के, तपन डेका, उनको बुलाया और एनएसए अजीत डोभाल उसमें शामिल हुए, सीबीआई प्रमुख उसमें शामिल हुए और उनको साफ साफ निर्देश दिया कि जितने भी लोग इस तरह की कार्रवाई में लिप्त हैं कि कोई आतंक को सपोर्ट कर रहा है, उनको, उनके एनजीओ को फंडिंग कर रहा है, डायरेक्ट एनजीओ बना रखा है, उसको चंदा देते हैं, तो ऐसे सभी लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और इस मीटिंग के बाद जो एक्शन हुआ है उसका नतीजा ये हुआ कि 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 70 लोग ऐसे पाए गए जो डायरेक्ट आतंकवादियों से मिले हुए थे। दिल्ली में जो आतंकवादी का आपने जिक्र किया, ये भी उसी जांच का नतीजा है कि उनको इनपुट मिले कि ये तो देश के कई हिस्सों में फैले हुए हैं। जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, लोकल लोगों ने इनकी हेल्प की, उनकी शादियां करा दी यहाँ इंडियन किसी लड़की से ताकि उनकी आईडी यहाँ बन जाए, फेक आईडी बनाई। तो अभी उसी इनपुट पर दिल्ली में आतंकवादी पकड़ा गया है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे पूरे भारत में इस तरह से जो स्लीपर सेल हैं वो बड़ी संख्या में पकड़े जाने हैं। और कुल मिलाकर ये तय हो गया है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों को बसाना ये मोदी सरकार की प्राथमिकता में है और चुनाव बाद में होंगे, पहले वहां आतंक का सफाया होगा। और इस कड़ी कार्रवाई में आश्चर्यजनक बात यह है कि कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी इसमें जो कश्मीर में डिप्यूट थे उनके तार वहां जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया है, कितना भी सीनियर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी नाम वाला हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में ये जो बशीर अहमद खान पर कार्रवाई हुई है, इसको कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आपको बताएं, एक है इतरत हुसैन रफीक, ये भी डिप्टी कमिश्नर थे कुपवाड़ा में, इनको भी अपने पोस्ट से हटाया गया है। कार्रवाई चल रही है, जल्दी जेल में जाएंगे। तो इस तरह से इस पर कार्रवाई होगी। और अब जो ये कश्मीर में चल रहा है, पैसे से पिस्तौल विस्तौल लेकर और ये जो अपराध करा रहे हैं, इस पर भी तय हो गया है कि पुलिस का ये जिम्मेदारी तय की जाएगी, जम्मू कश्मीर पुलिस की। कुछ घटनाएं तो पहले ऐसी देखने में आती थी मोदी सरकार के पहले। मुझे खूब अच्छे से याद है कि कई बार ये खबर आती थी कि पुलिस वाला फलां ड्यूटी पे था, उसकी AK-47 छीनकर आतंकवादी भाग गए। अरे जिसके पास 6-7 लोगों के पास AK-47 है, आपने ऐसे ही ले जाने दिया, ना एक तरफ से गोली चली ना कोई मरा। और नाटक होता था, AK-47 और गोलियां हथगोला जो पुलिस पर थे वो आतंकवादियों को दे दिया करते थे, पैसे में बेच देते थे। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से ये तय हो गया है कि इस तरह के पुलिसकर्मी भी कोई हैं। लेकिन अभी अगर सेना कुछ कार्रवाई करती है तो विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर देता है, सेना से सबूत भी मांगता है। अभी बशीर अहमद खान पे सवाल ना उठाकर फिर से सेना पर सवाल उठाए जाएंगे, जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां सेना द्वारा मतलब कार्रवाई की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों इतना विपक्ष इन्वॉल्व होता है इन सब चीज़ों में? देखो, इस देश में विपक्ष में मोटे तौर पर देखेंगे तो कांग्रेस ही है और कम्युनिस्ट हैं। ये दो ही विचारधारा देश की आज़ादी के बाद से इस देश में शासन किया है। एक ने डायरेक्ट, एक ने इनडायरेक्ट। कांग्रेस डायरेक्ट शासन में रही है, प्रधानमंत्री उनका और बाकी सत्ता उनकी। कम्युनिस्ट वो पीछे से रहे हैं, वो विचारधारा थोपते रहे हैं और वो बाकी का काम करते हैं, मीडिया का, माइंड सेट करने का, लिबरल्स, वो सब। लेकिन इन लोगों ने सत्ता में आने के बाद, देश की आज़ादी के बाद से देश को कमज़ोर किया है। देश के हित में कोई सोचा नहीं है। इन्होंने केवल ये सोचा इस देश को कैसे लूटा जाए, संपत्तियां अर्जित की जाएं, अपनी पोस्ट बनी रहे, देश जाए भाड़ में। और इसीलिए देश की सुरक्षा को हमेशा खतरे में डाला। देश की इससे दुर्भाग्य क्या होगा
कि देश की जो हमारी सेनाएं हैं उनके पास दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार तक नहीं थे, फाइटर प्लेन नहीं थे, पहनने के लिए बर्फ़ के अंदर जो रहना है जिनको -40 डिग्री टेम्परेचर में, उनके पास जूता एक मेन रिक्वायरमेंट है, वो जूते तक नहीं थे। तो मोदी सरकार जब आई है उसके बाद से सेना को मजबूत करने के लिए, चाहे वो सड़क बनाना हो बॉर्डर एरिया में, चाहे उनके लिए राफेल लाना हो हथियार, ये सब लाया जा रहा है। तो विपक्ष को हो रहा है कि हमने जिस देश को 70 साल जड़ों को खोखला किया, ये तो मोदी जी मजबूत कर रहे हैं। और चीन के एजेंडे पर पलने वाले ये लोग, इनको दर्द नहीं है, ये चीन के एजेंडे पे चल रहे हैं। चीन कहता है हल्ला करो तो ये हल्ला करेंगे। अब चीन को टारगेट, अब आप देखिए लद्दाख एरिया में हमेशा तो ऐसा ही होता था कि चीन की सेना आगे आई, हमारे एरिया पे कब्जा कर लिया, लेकिन आज की डेट में 1 इंच भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। उन्होंने पक्के निर्माण किए, हमारे भारत सरकार की तरफ से भी भारत की सीमा में हमारे बंकर बन गए हैं पक्के, जिसमें सैनिक 12 महीने रह सकते हैं। तो विपक्ष जो है वो चीन की कठपुतली है, वो पाकिस्तान के फेवर में बयान देते हैं, वो चीन जो चाहता है वो बयान देते हैं। और इसलिए आपको बताएं, मानवाधिकार संगठनों को लेकर भी मोदी जी ने अभी हाल ही में बयान दिया कि मानवाधिकार स्थापना 28वें स्थापना दिवस पर उन्होंने बोला कि सिलेक्टिव मानवाधिकार के कार्यकर्ता भी काम करते हैं। कश्मीर में अगर आतंकवादी मर जाए तो उसको कहेंगे कि आतंकवाद को नहीं, ये तो जी आम लोगों को मार दिया गया और इसकी जांच करेंगे। लेकिन वहीं कश्मीरी पंडितों को वहां रातों रात घर खाली करके आना पड़ा। वो 1990 से आज आप समझ लीजिए 31 साल हो गए, उनके लिए कभी भी कोई मानवाधिकार आयोग, ना देश का ना इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, कोई नहीं बोला। वहां सिखों की हत्या हुई, कोई नहीं बोला। कश्मीर में दलित को मार दिया गया, गरीब को, उस पर कोई एनएचआरसी का आदमी नहीं बोला। और इसलिए ये मानवाधिकार आयोग वाले लोग कौन है? ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, इन्होंने इन संस्थाओं पे कब्जा करके रखा। तो आज इन सबको बदला जा रहा है और यही बौखलाहट विपक्ष को है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ पवन त्यागी जी, इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादियों पर नकेल कसी जा रही है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उसी से जो कश्मीर के छोटे मोटे नेता हैं उनको ये बात चुभ रही है और सहा नहीं जा रहा है कि जिस तरीके से आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।